हेलो स्टूडेंट्स। तो आज तक की क्लास में हमने IUPAC के 4 रूल पढ़ लिए थे, है ना। 4 रूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी लास्ट क्लास नहीं ली है वो पहले ये लास्ट क्लास ले, फिर इस क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। क्योंकि अब हम आगे रूल पढ़ने वाले हैं। अभी हम सिंपलेस्ट जो नॉमेनक्लेचर है वो पढ़ रहे हैं, जो बिना चेन वाले कंपाउंड, बिना रिंग वाले कंपाउंड आते हैं, सिर्फ उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ रूल 5th। वो क्या है? हाँ, तो रूल 5th हमारा क्या कहता है? द लोअर नंबर इज़ गिवन टू द वन ऑन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग। ये बोल रहा है कि लोवेस्ट नंबर उसको मिलना चाहिए जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जो हमारा ABCD के अंदर सबसे लो पे आए। मतलब बी, अगर कोई कंपाउंड है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, लाइक सब्स्टिट्यूएंट का नेम ब्रोमो हो गया, तो हम उसे लोएस्ट नंबरिंग देंगे, ठीक है। उसे हम 1 पे रखेंगे। और अगर हमें ब्रोमो के साथ में क्लोरो या फिर एथिल वगैरह और कंपाउंड दिए हुए हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही उनकी नंबरिंग करी जाती है, ठीक है। आई होप ये रूल समझ में आया होगा। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। मैंने आगे एक कंपाउंड बना रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 कार्बन वाले को मेथिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हम सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो 1 कार्बन का अगर कोई कंपाउंड होगा और वो सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे क्या बोला जाएगा? मेथिल। और 2 कार्बन का है तो एथिल। इस प्रकार से आगे हमारी जो सीरीज़ है इसी तरह से चलती जाएगी, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे टेबल के अंदर कि कितने कार्बन को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये मुझे बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। 1 कार्बन का है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेथिल। और ये है 1 2, 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन वाले को क्या बोला जाता है? एथिल बोला जाता है, राइट। तो जब हम ABCD की बात करते हैं तो E और M, ऑब्वियस सी बात है, E क्या आता है? पहले आता है ABCD में और M बाद में आता है। तो हमें प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए? इस अकॉर्डिंग तो प्रायोरिटी यहाँ से देनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमने लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करना होता है तो 8 कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, राइट। अब देखो इधर 3 पे हमारा एथिल आ रहा है और 6 पे मेथिल आ रहा है। अगर मैं इधर से काउंटिंग करती 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 पे एथिल आता और 3 पे मेथिल आता, तो हमारी जो IUPAC नेम है वो 3 मेथिल से स्टार्ट होता है ना, जो कि रॉन्ग है। और हमारा रूल भी यही कहता है कि लोवेस्ट जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है उसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाती। बट यहाँ पे 3 पे हमारा एथिल है, 3 पे एथिल है और 6 पे क्या है? मेथिल है। तो अब हमने जो नंबरिंग की है वो सही की है। तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? 3 एथिल 6 मेथिल और 8 कार्बन की है तो उसे ऑक्ट बोला जाता है। और जो हमारा सफिक्स है, सफिक्स क्या रहने वाला है? एन रहने वाला है, ऑक्टेन इसका नाम होगा। एन क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा 5th रूल था, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो कार्बन की चेन है वो 1 कार्बन या 2 कार्बन इतने की ही होगी, है ना।
बहुत लॉन्गेस्ट चेन चलती है IUPAC के अंदर, और ब्रांच वाली भी होती है, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। अब इस ब्रांच की जो नेमिंग होती है वो अलग तरीके से होती है। इसकी नेमिंग क्या करनी होती है, हमें अलग प्रकार से करनी होती है। अब वो क्या होता है, इसे हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जो नेमिंग है वो अलग होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी अलग रूल्स हैं, मतलब रूल्स तो वही रहने वाले हैं आपके सेम, बट इनका जो नाम है वो बदल जाता है। अब जैसे यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ जो कार्बन है हमारा, उसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1 2, ये कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कोई भी लॉन्ग चेन जुड़ी हुई होगी। क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन, मतलब हम तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर रहे हैं, हमें चेन से कोई मतलब नहीं है। इस कार्बन से है तो इस कार्बन से कोई ना कोई लॉन्गेस्ट चेन ज़रूर जुड़ी हुई होगी, है ना। और ये सिर्फ हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसकी नेमिंग कैसे की जाती है। अब 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, ये है हमारा मेथिल, और ये भी है मेथिल। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1,1 डाईमेथिल, लिख सकते हैं ना, 1,1 डाईमेथिल। अब मैंने जो बाकी बचे हुए सब्स्टिट्यूएंट थे, जैसे CH3 उसको तो मैंने नाम दे दिया, बट जो चेन है जो कि 1 और 2 कार्बन की है उसको तो मैंने नाम नहीं दिया है ना अभी तक। तो वो क्या होती है, यहाँ पे हमारी वर्ड रूट काउंट की जाती है, और वर्ड रूट क्योंकि 2 कार्बन की है तो उसे क्या बोलूँगी मैं, एथिल। अब मैम आपने एथिल क्यों लिखा, एथेन क्यों नहीं लिखा, तो इस बात का हमें ध्यान देना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये कोई कार्बन की चेन या वर्ड रूट में काउंट नहीं हो रहा है ना। ये एक सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग है जो कि एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको एथिल लिखा है, ना कि एथेन। एथेन किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम वर्ड रूट में उसे काउंट करते हैं तब उसका जो सफिक्स होता है वो एन लगता है, ठीक है। तो इसका यहाँ नाम हो जाएगा 1,1 डाईएथिल, ओके। अब आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है ना, तो इनके जो नेम है वो खुद से एक बार लिख के देखें, फिर वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा आए। अब इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे कार्बन की कोई लॉन्गेस्ट चेन जुड़ी थी और यहाँ से हमारा फर्स्ट कार्बन स्टार्ट है। तो देखो 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, एथिल, तो क्या इसका नाम 2 एथिल, और 4 नंबर की चेन को हम ब्यूट बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या नाम 2 एथिल ब्यूटाइल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 वाले कार्बन को ब्यूटाइल बोला जाता है, और 2 पे हमारा क्या जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जो एथिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इस वाले की करनी है तो सिंपलेस्ट है, 1 2 3, 1 पे क्या जुड़ा है, मेथिल, और 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोपिल। देखो ये प्रोपिल, मेथिल, ब्यूटिल, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ये 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, 3 कार्बन की चेन को क्या बोला जाता है, तभी आप ये कर पाओगे, है ना। तो थोड़ा सा इनको चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसको क्या बोला जाता है। अभी तक तो हमने सिर्फ ये सिंपलेस्ट नॉमेनक्लेचर किया है, अभी हम थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे तो उसकी नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ तक याद कर ही लें। अब यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे हमारी कोई लॉन्ग कार्बन की चेन है, ठीक है। 2 पे क्या जुड़ा है इस बार, 2 2 डाईमेथिल। मैंने आपको डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब यूज़ करना बताया था। 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे, है ना। IUPAC ने उनके नाम यूज़ करने के लिए दिए हुए हैं, तो हम ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 2 मेथिल प्रोपिल हो जाएगा ना। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हम यहाँ इसका एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। पहली बात तो इसको आपको अगर थोड़ा बहुत आ गया है तो खुद से करने की
ट्राई कर सकते हो आप। अब देखो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर से करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5। कहीं से भी कर लो, लॉन्गेस्ट चेन हमारी 9 की ही रहने वाली है। ठीक है, तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। उधर से करोगे तो भी ये 5 नंबर पे ही आ रहा है, इधर से करोगे तो भी जो हमारी ब्रांच है वो 5 नंबर पे ही आ रही है। अब रही बात इसकी, तो ये क्या है, ये जो मैं अभी इतनी देर से बातें कर रही हूँ ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, ये वही है। आई बात समझ में? ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? इसकी नेमिंग हमने जो ऊपर नेमिंग की है वैसे ही करनी पड़ेगी। 1 2 3। ठीक है, अब 2 पे क्या जुड़ा है? 1 कार्बन 2 कार्बन। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या ऐसी सी है? बिल्कुल है। सॉरी, ऐसी नहीं है, ये वाली देखो ऐसी है ना, क्योंकि 2 पे मैथिल जुड़ा है और 3 कार्बन की चेन है। ऐसा ही इसमें 1 2 3 कार्बन की चेन थी और 2 पे हमारे 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए थे। अब इसको लिखेंगे कैसे? चलो इसको लिखना बताते हैं। सबसे पहले तो हमने की नंबरिंग, है ना, और फिर हमने की कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग। यहाँ दिख रहा है आपको, इस पे फोकस करिए। अब देखो 5 नंबर पे क्या जुड़ा है? 2 2 डाई मैथिल और प्रोपिल। ठीक है, और हमारी जो कार्बन की चेन है वो कितने कार्बन की है? वो भाई 9 कार्बन की है। तो उसे क्या बोलेंगे? नॉनेन। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नॉनेन बोलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है वो कितने नंबर पे ऐड है वो लिख के बाकी को ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा ये बात। फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम चेन की नंबरिंग करेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करेंगे। ठीक है, फिर हम उसे लिखेंगे कैसे? जैसे 5 नंबर पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो हमने 5 नंबर पे उसका नाम लिखा है, और फिर हमने जो हमारी वर्ड रूट थी, हमारी लॉन्गेस्ट चेन थी, उसका नेम लिख दिया है। आया इतना समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपको आगे कंपाउंड्स दे रखे हैं। खुद से एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि क्या होता है हम रूल्स पढ़ते रहते हैं, बार बार रूल्स रटते रहते हैं, उससे हमें कभी भी केमिस्ट्री नहीं आने वाली है और आयु पैक तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, खुद से भी आप कंपाउंड्स बना सकते हैं, और अगर खुद से बनाना नहीं आता है तो आप बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बुक्स में से लिख सकते हैं क्वेश्चंस को, और जो यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करके देखें। इससे आपको क्या होगा? एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मैंने पढ़ा है उससे मैं उसे अप्लाई कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी बात करते हैं हम, तो इसकी मुझे बताओ, आप सोचो इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? सोचो कि कहाँ से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ, है ना। ऊपर वाले की इसकी बात कर रही हूँ, देखो इस वाले की। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? मैम नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट कर लो। कई बच्चों के दिमाग में ये होगा ना कि मैम 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर लो, ताकि आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल जाए? लोएस्ट नंबर मिल जाए। बट ऐसा नहीं होता है। हमने एक रूल पढ़ा था कि हमें ब्रांच पे ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा ब्रांच कहाँ जुड़ी हुई है। ये पूरी भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, और ये भी एक ब्रांच है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 यहाँ से करूँगी तो इस 3 नंबर वाले कार्बन पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। यानी आप कह सकते हो 2 ही ब्रांच है ना। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमें 5 पे मिलने वाला है ना। तो लोवेस्ट का जो हमारी लोवेस्ट कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है वो यही हमें मिल गया, तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर करो 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये तो हमारी हो गई किसकी नंबरिंग? ये हमारी हो गई है सिर्फ वर्ड रूट यानी वर्ड चेन की नंबरिंग।
ठीक है, जो हमारी चेन थी उसकी नंबरिंग। बट हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहा है यहाँ, हमें उसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो चलो उसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4। आया इतना समझ में? 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि भाई 4 कार्बन की हमारे पास चेन है और 2 पे हमारे पास में एथिल जुड़ा है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इसका नाम अलग से लिख ले और फिर इसका लिख के देख लें, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं ताकि आपके रूल्स ना थोड़े से क्लियर हो जाए। बट अभी मैं पूरे का ही नाम लिख रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे 2 पे क्या जुड़ा है, देखो 2 पे क्या है, एथिल, और 4 कार्बन की चेन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ब्यूटिल जोड़ेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे, ब्यूटिल बोलेंगे, है ना। 2 पे क्या जुड़ा है, हमारे पास में एथिल जुड़ा है, और 4 कार्बन की अगर चेन है 1 2 3 4 तो मैंने उसे ब्यूटिल नाम दिया है। अब मैम आप एक गलती कर रहे हो, है ना, आपने इसका नंबर तो लिखा ही नहीं, आप खुद ही बताते हो और खुद ही भूल जाते हो। तो सही बात है, 8 नंबर पे ये जुड़ा है ना। अब हम इसे लेंगे 3 एंड अगेन 3, क्योंकि भाई 2 मैथिल ग्रुप है ना 3 पे, तो डाई मैथिल। इसे मैंने क्या बोला, 3 डाई मैथिल। अब बताओ, सोचो एक चीज़ कि मैंने क्या अपने मन से ये डाई मैथिल को पीछे लिखा है या फिर एथिल को आगे लिखा है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए ABCD वाला रूल यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल काम आता है। देखो एथिल से हमें ई मिल रहा है और मैथिल, इसका डी नहीं देखेंगे भाई। ऐसे नहीं कि तुम डाई मैथिल को देख के डी है तो आगे लिख दो, ऐसा नहीं होता है ना। मैथिल है तो हम इसे एम लेंगे, तो एम और ई में से आगे क्या आता है भाई, ई ही आता है ना। तो ई को मैंने क्या करा है, आगे लिखा है, और मैथिल है इसीलिए एम पीछे आ रहा है, तो एम को मैंने क्या करा है, पीछे लिखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर से देख लो, पहले हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, उसकी नंबरिंग कर दी, और जितने नंबर पे वो जुड़ा है उसको मैंने लिख दिया है। फिर हमने जो और सब्स्टिट्यूएंट जुड़े थे यानी जो मैथिल ग्रुप जुड़े थे 2 हमारे पास में, उनको मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब हमारी जो कार्बन की चेन है वर्ड रूट की बारी आती है। ऐसा ही तो होता है ऑर्डर, पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर हमारी वर्ड रूट आती है, और फिर हम बाद में सफिक्स लिखते हैं। ये इसी फॉर्म में आप लोगों को चलना है। पहले हमने क्या करना है, प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखनी है एंड देन सफिक्स लिखनी है। इसी ऑर्डर को सब फॉलो करेंगे, अपने तरीके से कोई ऑर्डर नहीं लेके आएगा। मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं कि किधर भी लिखे जा रहे हैं, उनको मतलब नहीं है। अगर 12 कार्बन की उनकी चेन है ना तो उसको वो आगे लिख देंगे, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इन सब चीज़ों से बचना है। अब यहाँ पे मेरी कितने कार्बन की चेन आ रही है, यहाँ पे मैम आपकी 10 कार्बन की चेन आ रही है। हमने 11 तक तो पढ़ा था, अनडेक बोलते हैं, लेकिन हमने 12 वाले को नहीं पढ़ा। हाँ, तो 12 को डाइडेक बोलते हैं, है ना। तो इसका नाम जो हो जाएगा डाइडेकेन। ये 12 नंबर को बोला जाता है। अगर आपके पास 11 होता तो आप अनडेकेन लिखते, और अगर 10 होता तो उसे डेकेन लिखते। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया। अब देखो इसकी नंबरिंग आई होप समझ में आ गई है। दोबारा रिपीट करके देख लेना, अगर नहीं आई तो बहुत ही स्लोली समझाया है मैंने। ठीक है, इस वाले का नामकरण करते हैं। अच्छा बच्चों, पहले बताओ सबसे पहला रूल आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहला रूल तो हमने यही पढ़ा था कि मैम लॉन्गेस्ट कार्बन होना चाहिए। तो क्या 1 2 3 4 में लॉन्गेस्ट हो रही है कार्बन की चेन? बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमें 6 कार्बन की चेन मिल रही है। क्या मिल रही है? 6 कार्बन की चेन मिल रही है, और हमें हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट भी मिल गए हैं। तो इसका क्या लिखेंगे हम? 3 4 डाईमेथिल, क्योंकि दोनों पे मैथिल जुड़े हैं। और हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है वो क्या है? हेक्सेन। तो मैंने उसे
लिख दिया, है ना, वर्ड रूट प्लस सफिक्स मिला के। ठीक है, ये समझ में आया। अब उस वाले को करने की ट्राई करो। ऐसा कंपाउंड आपने बहुत जगह देखा भी होगा, है ना, बट इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की आई है लॉन्गेस्ट चेन। आप इधर से भी करोगे तो सेम ही आएगा, 1 2 3 4 5, तो सेम ही रहने वाला है। अब 3 पे क्या जुड़ा है? 3 पे 1 2 2 कार्बन यानी एथिल जुड़ा है, तो 3 और अगेन 3 डाई एथिल पेंटेन। ये है इसका पूरा नाम, है ना। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में आया होगा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते जाओ, है ना। इस पे आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए मिलेंगे, पीछे भी दिए हुए हैं। और अगर आप कॉलेज लेवल पे हो तो आपको आपकी जो बुक है फर्स्ट ईयर वाली, उसमें भी इस पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत सारे, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे एक और स्टेप यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। कौन सा स्टेप? देख लो। अब हम जो नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो क्या होगा, किसके बारे में होगा? फंक्शनल ग्रुप के बारे में होगा, है ना। फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है। ठीक है, क्योंकि हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अभी तक हम सब कुछ सिंपल कार्बन पढ़ रहे थे, अब हम उसमें फंक्शनल ग्रुप भी ऐड करने वाले हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शंस ऑफ ग्रुप, या फिर आप कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप। अब मैम फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जैसे कि आपने अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब सुने होंगे। ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये सब फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। और यही क्या होते हैं? यही हमारे सफिक्स 2 होते हैं। मैंने सफिक्स 2 के अंदर इनके एग्जाम्पल्स लिखाए थे, देख लेना उस टेबल के अंदर जाके। ठीक है, the longest chain of carbon atoms containing the functional group is numbered in such a way that the functional group is attached at the carbon atom processing lowest possible number in the chain. ये क्या बोल गए? देखो, फंक्शनल ग्रुप को आपको क्या करना है? लोवेस्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, आपको बस ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर भी जुड़ा हो नंबरिंग में उसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यही बात आपको दिमाग में रखनी है। क्या? फिर से सुन लो कि जहाँ पर भी हमारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं वहाँ पर सबसे कम नंबरिंग उसे दी जाती है। ठीक है, अब ये भी आप किससे समझोगे? एग्जाम्पल से ही समझोगे। अब देखो, प्रायोरिटी पहले मैंने क्या लिखा है? सफिक्स सेकंड। मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? जो सफिक्स सेकंड में आते हैं। टेबल में जाके देख लेना, मैंने लिखवाए हुए भी हैं। फिर सफिक्स फर्स्ट आता है हमारा इन और आइन। प्रायोरिटी किसी जाती है? पहले फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है, फिर इन आइन को दी जाती है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है। ठीक है, फिर प्रायोरिटी किसे दी जाती है? फिर हमारी ब्रांच को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, ब्रांच को। ठीक है, वो हमारी किस में आती है? प्रीफिक्स के अंदर। भाई ब्रांचेस बनी हुई होती है ना, अभी हम ब्रांच ही पढ़ के आए हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कितनी सारी ब्रांचेस थी, तो उसे हम प्रायोरिटी देते हैं। अब ऑर्डर क्या होगा मैम? बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होने वाला है? तो ऑर्डर भी हम देख लेते हैं। The order of decreasing priority for some functional group is COH को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, फिर SO3H को दी जाती है, फिर COOR, है ना। यानी COOR क्या है हमारा? R क्या है यहाँ पे? एल्किल ग्रुप होना चाहिए, है ना। R फॉर एल्किल ग्रुप है। COCl आ जाता है बाद में, एसिल क्लोराइड, फिर CONH3 को, फिर CN, फिर CHO क्या है? एल्डिहाइड है, और C डबल बॉन्ड O है हमारा कीटोन, देन OH अल्कोहल, NH2 एमीन, एंड फिर C डबल बॉन्ड C।
यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, वो उसको लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं, है ना। क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा भी जुड़े हो सकते हैं चेन में, ऐसा तो है नहीं कि आपको सब जगह एक ही फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा, एक से ज़्यादा भी जुड़े हुए मिल सकते हैं। तो एक से ज़्यादा अगर जुड़े हुए मिल जाएं तो किसको हम प्रीफिक्स लें और किसको हम सफिक्स लें, इसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए मैंने नहीं, IUPAC ने एक सीरीज़ दी है कि आप प्रायोरिटी किसको दें। इन्होंने पहले ही बता दिया भाई, COH आ जाए ना, अगर COH और SO3H दोनों आ जाए ना तो प्रायोरिटी किसको देनी है आपको, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को। सल्फोनिक एसिड को बाद में रखो, सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स यूज़ करो। हाँ, यही होता है जब देखो दो कंपाउंड आ जाते हैं, जैसे कि हम दोनों स्टार्टिंग वालों की ही बात कर लेते हैं, जैसे COH और SO3H दोनों जुड़े हुए आ गए, तो आपको क्या करना है, तब हमें COH वाले का तो सफिक्स यूज़ करना है क्योंकि हमने उसे प्रायोरिटी दी, और जिसकी प्रायोरिटी होती है उसका सफिक्स यूज़ किया जाता है, और जो बाद वाले बच्चे होंगे, जो भी होंगे, जितने भी ग्रुप जुड़े हुए होंगे, उनका प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। ये बात आप दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इस टेबल को, इस जो ऑर्डर है उसको आपको एकदम याद कर लेना है, लिख लेना है कि किसको प्रायोरिटी कब मिलती, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। अब नाम क्या होने वाले हैं, किसके क्या क्या नाम होने वाले हैं वो देख लेते हैं। अब ये क्या है, ये आपकी NCERT के अंदर एक टेबल गिवन है, वही है ना। आपकी NCERT के अंदर एक टेबल गिवन होगी, उस टेबल के अकॉर्डिंग किसका प्रीफिक्स क्या है और किसका सफिक्स क्या है वो आपको थोड़ा सा याद करने हो। तो सबसे पहले तो NCERT की जो ये टेबल है वो आपको नेट पे भी मिल जाएगी, किसी के पास NCERT नहीं हो तो आप वहाँ से भी इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर सब कुछ आपको प्रीफिक्स सफिक्स देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। अब जैसे मैं किसी कंपाउंड की बात करी थी, अगर मान लो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, है ना, तो मैम प्रायोरिटी तो हम इसे दे देंगे, ठीक है, नंबरिंग तो हम कर लेंगे, बट COOH का नाम क्या होगा ये कौन बताएगा, ये बताएगी आपको ये टेबल, COOH का नाम क्या होता है। अब ढूंढो इस टेबल के अंदर, ये रहा आपका COOH, है ना, और COH के लिए जो सफिक्स है वो क्या यूज़ किया जाता है, मैंने बोला था अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसका सफिक्स यूज़ करते हैं, और सफिक्स यहाँ पे क्या होगा, ओइक एसिड, क्या यूज़ किया जाता है, ओइक एसिड, ठीक है। तो इसका क्या नाम होना चाहिए, इसका नाम होगा ब्यूट, 1 पे क्या जुड़ा है, ओइक एसिड। और क्योंकि हमारी जो चेन है वो कितने कार्बन की है, जस्ट सेकेंड, हमारी जो चेन है वो है आपकी जो आपकी है ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन फर्स्ट ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखो इसमें भी एक रूल लगता है, क्या रूल लगता है, जहाँ पर लास्ट में AEIOU और Y हो, है ना, और उसके बाद में सेम AEIOU और Y आ जाए सेम, तो हम इसके E को कट कर देते हैं, इसके ई को कट कर देते हैं। ये रूल आपको यूज़ करना है नाम लिखते वक्त। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ओइक एसिड फिर से ध्यान कर लो, हमने कहाँ से लिया है, हमने COH को यहाँ से लिया है, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड। ऐसे बहुत सारे, जैसे देखो एल्कीन्स है, एल्काइंस है और एल्केन्स है, इनके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है ना, यहाँ पे इनका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, बट इनके सफिक्स लिए जाते हैं जो कि है एन, इन और आइन।
जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, इनके सफिक्स क्या होते हैं। फिर एरीन्स है, एरीन्स का तो सीधा सीधा नाम ही लिखा जाता है, ठीक है, जैसे बेंजीन के अंदर आ जाती है ये, ठीक है, इसका भी हम पढ़ेंगे। फिर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हैलो यूज़ किया जाता है, प्रीफिक्स, सफिक्स इनका यूज़ नहीं किया जाता, सफिक्स नहीं होता है। अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी होता है और सफिक्स होता है वो ऑल होता है। फिर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल और ऑक्सो, ये थोड़ा सा आपके इम्पॉर्टेंट होगा, इसका आगे एक रूल आएगा आपके कि फॉर्मिल यूज़ करें या फिर ऑक्सो यूज़ करें, इन दोनों में से हमें चूज़ करना होगा। तो उसके लिए आगे मैं आपको एक रूल लिखा दूंगी कि क्या यूज़ करना चाहिए। फिर इसका जो सफिक्स होता है वो एल होता ही है, ठीक है। कीटोन है, कीटोन के लिए ऑक्सो और ऑन, इसे वन नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑन, ओके। फिर नाइट्राइल्स है तो साइनो और नाइट्राइल यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर ईथर है, ईथर आर ओ आर होता है। अब आर ओ आर में कंफ्यूजन होती है, ये आर क्या है, आर हमारा एल्किल ग्रुप है तो इसे कार्बन ही माने अब, है ना, यहाँ पे भी कोई कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा और बीच में आपके ऑक्सीजन फंसा हुआ रहेगा, वो क्या होते हैं, हमारे ईथर कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और उसके लिए एल्कोक्सी यूज़ लिया जाता है, इसका प्रीफिक्स, इसका कोई सफिक्स नहीं होता है, ठीक है। फिर है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मैंने बता ही दिया, कार्बोक्सी और ओइक एसिड होता है। फिर कार्बोक्सिलेट आयन हो जाता है, H निकालेंगे तो 8 आयन बन जाएगा, है ना, और उसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स होता है ओएट। फिर एस्टर आ जाएगा, एसिल हैलाइड है, ऐसे करके आपको इसके अंदर बहुत सारे प्रीफिक्स और सफिक्स गिवन होंगे। तो ये वाली आपको टेबल का ध्यान रखना है, याद कर लेनी है ये, ठीक है, क्योंकि इस टेबल पे ही जो हमारी क्वेश्चंस है वो डिपेंड करेंगे, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेके भी देखते हैं, तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है आपको इजी सा ही है। सबसे पहले प्रायोरिटी कहाँ से देंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो ये मेरा ऑर्डर सही है ना, सही है ना। अब देखो 2 पे क्या है, OH ग्रुप जुड़ा है और 7 नंबर की हमारी कार्बन है, तो इसे तो हम सफिक्स मान लेते हैं। कौन सा सफिक्स, सेकंड, और ये हो जाएगा, अब CH3 हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है, प्रीफिक्स हो जाएगा ये हमारा, आया इतना समझ में। CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 को हम मैथिल बोलते हैं, है ना, और प्रीफिक्स भी कौन सा होगा, प्रीफिक्स 2 होगा। अब देखो 5 पे क्या था, मैथिल था। फिर क्या आती है हमारी, प्रीफिक्स लिख लिया तो हमारी वर्ड रूट आती है। वर्ड रूट कितने की है, 7 की है, तो मैं उसे हैप्ट बोल दूंगी। यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है, यानी सफिक्स फर्स्ट उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो मैं उसे छोड़ दूंगी। और मुझे एन ही लिखना है तो मैं एन लिख दूंगी। देन 2 पे क्या है, ऑल, 2 पे क्या है, ऑल। ऑल क्या होता है, ऑल भाई हमारे OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप का सफिक्स है, सफिक्स में इसे ऑल बोलते हैं, जो कि टेबल में गिवन था, मैंने वहीं से लिखा है। अब यहाँ पे O आ गया तो E को काट देना है, इसे हम कट कर देंगे, तो हमारा जो नाम हो जाएगा 5 मैथिल हेप्टन 2 ऑल, है ना, इसे हटा दो तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हेप्टन 2 ऑल। अब देखो इसका क्या नाम है, हेप्टन 2 ऑल। अब इसकी बात करते हैं, इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें हमें दोनों तरफ ही कीटोन गिवन है ना। इसमें हमें क्या है, दोनों तरफ ही कीटोन गिवन है, तो क्या होगा, कहीं से भी नंबरिंग कर लेते, तो नंबरिंग कहीं से भी नहीं कर सकते भाई, 2 नंबर पे ये आ रहा है। 2 पे क्या गिवन है हमें, 2 और 4 पे दोनों पर ही हमें क्या है, कीटोन गिवन है, दोनों पर ही। अब C डबल बॉन्ड O मैंने बताया था आपको कीटोन होता है, लेकिन ये दोनों ही आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में जुड़े हुए हैं। तो मैम अब हम क्या करें, तो सेम अगर फंक्शनल ग्रुप आपके साथ में जुड़े हुए होंगे तो
दोनों को ही सफिक्स मानना है, और दोनों को ही सफिक्स, अगर 2 ग्रुप जुड़े हैं तो डाई लगा दो, 3 जुड़े हैं तो ट्राई लगा दो, ऐसा ही करना होता है। तो मैं लिख दूँ इसका नाम हेक्सिन, और 2 और 4 पे है डाई, और इसका क्या नाम होता है, ओन। क्या बोलते हैं हम इसे, ऑन बोलते हैं, तो डायन इसका नाम हो जाएगा। फिर इसका क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन में हमारे पास कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों गिवन है। अब किसको हम प्रीफिक्स माने, किसको हम सफिक्स माने, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन हमें कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि हम तो प्रायोरिटी टेबल पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑर्डर पहले ही पढ़ चुके हैं। तो प्रायोरिटी में सबसे पहले इसे ही प्रायोरिटी दी गई थी, तो मैम आप यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए। कर दी, 5 कार्बन की हमें चेन मिल गई। तो इसका मैं क्या करूं, है ना, चलो इसको तो मैं सफिक्स बना लेती हूँ, इसका क्या करूं, है ना। तो इसको मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये, मैंने आपको एक बात पहले भी बोली थी कि ये सफिक्स में काउंट हो जाएगा और बाकी सारे प्रीफिक्स में काउंट हो जाएंगे। तो ये मैं प्रीफिक्स बना लेती, ठीक है, ये प्रीफिक्स के अंदर काउंट होगा। आप देखो मेरे पास में 5 कार्बन की चेन है और मेरे पास प्रीफिक्स भी है, तो मुझे पहले प्रीफिक्स से लिखना पड़ेगा। तो इसका जो हमारा प्रीफिक्स है वो देख लेते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे कीटोन है, कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, चलिए चलते हैं हमारी टेबल के अंदर। टेबल के अंदर सबसे पहले ढूंढो कीटोन। कीटोन में प्रीफिक्स में ऑक्सो बोल रखा है, क्या बोल रखा है, इसे ऑक्सो, ऑक्सो नाम दे रखा है, ठीक है। तो मैं सिंपल ये लिखूंगी, 4 पे ऑक्सो ग्रुप जुड़ा है, पेंटेन, पेंटन, ठीक है, और फर्स्ट पे ऑइक एसिड। ओ था तो पहले ही ई मैंने हटा दिया, है ना, ओ है ये, ओ था तो पहले ही मैंने ई हटा दिया, तो इसका ये नाम होने वाला है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये हमारी जो सीरीज़ है IUPAC पे जितने भी जो भी रूल्स हैं और जितने भी एग्जाम्पल हम कवर कर पाएंगे इन सीरीज़ के अंदर, इन क्लासेस के अंदर करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स से इस सीरीज़ को शेयर करें। बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट हुआ है, तो इससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होने वाला है। कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर IUPAC से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपके 11th के अंदर, 12th के अंदर और इवन इन BSc भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी। शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।